गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, दुविधा, शंका, समस्या? यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम की बात करेंगे और प्रॉब्लम्स नहीं है तो आगे प्रोसीड करेंगे। तो किसी के पास भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नोप, डन, चलें आगे। चलिए, तो एवरीथिंग इज क्लियर, अभी तक सब कुछ क्लियर है। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पे पूरे क्वेश्चंस हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पे भी कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आगे चलते हैं, कहां तक हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से हमें आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इंश्योरेंस क्लेम, क्वेश्चन नंबर 14। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पे एक रिकैप फटाफट से, स्मॉल रिकैप। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर क्या होता है? इंडेमनिटी पीरियड में, इंटरप्शन पीरियड में जितना हमारा सेल का लॉस हुआ, दैट इज नोन एज शॉर्ट सेल। दैट इज नोन एज शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट होता है सर? आग से डिस्टर्ब पीरियड का, प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल उठाएंगे, उसमें प्लस माइनस ट्रेंड करेंगे, और फिर उसी पीरियड में एक्चुअली कितना सेल हमने कंडक्ट किया वो माइनस करेंगे, तो हमें शॉर्ट सेल मिलेगा। देन शॉर्ट सेल पे कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ है, उसके लिए वी आर इन नीड ऑफ जीपी रेट। बट जीपी रेट का मतलब नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम निकालते हैं इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब वी आर इन नीड ऑफ एडजस्टेड सेल्स, और एडजस्टेड सेल का मतलब या एडजस्टेड एनुअल सेल का मतलब फायर की डेट से जस्ट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स प्लस माइनस ट्रेंड, एंड देन उस पे भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो होगा इंश्योरेबल अमाउंट। फिर हम निकालते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्लेम। फॉर दैट वी हैव 3 चॉइसेस: एक्चुअल एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, एंड सेल्स जो कि उन एक्सपेंसेस की वजह से हुई है। सेल्स जो कि उन एक्सपेंसेस की वजह से हुई है, उस पे कितना प्रॉफिट बनता है। और लीस्ट ऑफ द 3 हम क्लेम एक्सेप्ट करवाते हैं, उसमें से माइनस करते हैं हम अपने सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, देन फाइनली वो क्लेम अमाउंट आता है, और फिर एवरेज क्लॉज हमें पता ही है। तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, सम इंश्योर्ड 1,20,000, indemnity period 6 months due to fire accident on 1st March 2020। एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड ये हमारे लिए रेलेवेंट होता है, एज वी नो एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड इज रेलेवेंट फॉर अस। एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड इज 1st March 2020 टू 31st July 2020। हमारा अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। जीपी रेशो कैलकुलेटेड दिया हुआ है 25%। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग 0.3 lakh 30,000। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 0.09478 एंड इट इज इन लैख। तो 0.09478 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देना, पता चल जाएगा कितने हैं, 9,478। टर्नओवर कौन सा? ईयर एंडेड 31st March 19 का टर्नओवर। ईयर एंडेड 31st March 19 का टर्नओवर का मतलब पिछले साल का, पिछले अकाउंटिंग पीरियड का टर्नओवर। टर्नओवर ये लास्ट 12 मंथ का टर्नओवर, ये लास्ट 12 मंथ का टर्नओवर एडजस्टेड सेल्स के लिए। परफेक्ट, सब कुछ क्लियर है। ये हो गया इंटरप्टेड पीरियड, प्रीवियस ईयर में कितना सेल हुआ था, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल्स आ गया, और ये एक्चुअल इंटरप्टेड पीरियड का सेल्स आ गया। सेल्स वर इवनली थ्रू आउट द पीरियड,
आउट ऑफ विच 50,000 हैव नॉट बीन, ये हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं, इसमें से 50,000 अनइंश्योर्ड हैं, इसका मतलब 2 लाख रुपीज इंश्योर्ड हो गया। और नो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड। क्या करना है? होमवर्क, प्रैक्टिस, आपके लिए है ये क्वेश्चन। कल बोला था मैंने करके लाने को, बेशर्मो करके नहीं आते हो तुम लोग। नहीं बोला था क्या? बोला था मैंने, जितने हो सकते हैं करो, नंबर नहीं बोला था मैंने। छोटे बच्चे हैं क्या? नंबर भी बताओ कौन सा नंबर का करके लाने का है। सारे कर देने चाहिए थे, इतना समझ चुके हो अब। चलो ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया मैंने। आगे चलता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। डेट ऑफ फायर इंडेमनिटी पीरियड से मतलब नहीं है, ये रहा हमारा एक्चुअल डिस्ट्रप्शन पीरियड, सितंबर टू फेब, 1 सितंबर टू 1 फेब। सम इंश्योर्ड गिवन है। सेल्स 6 लाख फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट अकाउंटिंग ईयर की इन्होंने सेल्स दे दिया है। ये किस काम आती है? ये किस काम आती है? जीपी रेट निकालने के काम में आती है। परफेक्ट। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000। जीपी रेट ऑफ जीपी 18%, uninsured standing charges 6,000, turnover of the disruption period। अब इंटरप्टेड पीरियड, डिसरप्शन और इंटरप्टेड पीरियड का टर्नओवर डायरेक्टली दे दिया गया है, तो हमारी मतलब यहाँ पे डेट्स का प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे नाम से दे रखा है हर चीज, तो अमाउंट सीधा सीधा दे दिया। इंटरप्शन पीरियड का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर फॉर 12 मंथ इमीडिएट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। इंश्योरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए ये काम में आएगा। बढ़िया। स्टैंडर्ड टर्नओवर दैट इज फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ, ये लो कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ का भी टर्नओवर लिख के दे दिया है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ का टर्नओवर है। शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन में काम में आएगा। बहुत बढ़िया। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 12,000 विद सेविंग ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज 30,000। क्या है ये क्या दिया है? इसके बारे में कोई बताएगा कि ये क्या दिया है? बोलो क्या दिया है? मैंने आपको बोला भी था कि ऐसी एक लैंग्वेज आती है, तो इसलिए सोच समझ के बताओ कि क्या दिया हुआ है। क्या हो गया है? इट इज सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। इट इज सेल्स बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग के अंदर सी पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए चाहिए हमें कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ वर्किंग हो रही है, जो एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, उसकी वजह से कितनी सेल हुई। रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड, क्या मतलब होता है? सेल में आने वाली कमी को अवॉइड किया है। किसकी वजह से? थ्रू इंक्रीज वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग की वजह से हमने सेल्स में आने वाली कमी को अवॉइड किया है। दैट मीन्स सच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट वी अर्न और कंडक्ट बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। ये वो सेल्स है जो एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से हुई है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग पॉइंट नंबर सी के अंदर हम इसे काम में लेते हैं। याद है? समझ मैंने ये पॉइंट बोला भी था यार, याद नहीं रखते हो यार तुम लोग। तो ये पॉइंट कल बोला भी था जब मैंने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग की बात की, तो मैंने कहा था कई बार ये नाम इस लैंग्वेज में आता है, रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड। तो इट इज सेल्स बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में इसे बोल सकते हैं, सेल्स बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने की वजह से कितनी सेल हुई। फाइन। नेक्स्ट, स्पेशल क्लॉज स्टिपुलेटेड इंक्रीज इन रेट ऑफ जीपी 2%, इंक्रीज इन टर्नओवर 10%।
ये क्या है? ट्रेंड। ये ट्रेंड है, जीपी का भी ट्रेंड दिया है और सेल्स का भी ट्रेंड दिया है। चलिए तो बताऊं या कर लोगे? एक काम करते हैं, इस पॉइंट को, क्वेश्चन को एक बार रीड करके बताइए और मुझे बताइए जीपी रेट क्या लोगे? जीपी रेट क्या लोगे? सर गिवन है सर, यहां तो रेट ऑफ जीपी। सर यहां पे रेट ऑफ जीपी गिवन है, लेकिन क्या इस रेट ऑफ जीपी के साथ ये लिखा है, क्या ये लिखा है फाइनलाइज्ड या नहीं लिखा है ना? इसका मतलब ये जीपी रेट हमारे काम की नहीं है। यदि हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये जीपी रेट हमारे काम की नहीं है, हमें जीपी रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय एनुअल टर्नओवर या पिछले साल का सेल्स। बताओ बताओ बताओ, ये रहा 36 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 6 लाख। 18%। अजी बोला था हमने 18%, हमने बोला था 18%, मानते ही नहीं हो, जिद करते हो अपनी। नहीं, ये काम में नहीं लेना है, हमें 18% जो कैलकुलेट किया है वही लेना है, और प्लस 2% का ट्रेंड, तो हमारी रेट ऑफ जीपी कितनी होगी? 20। लेकिन यदि इस जीपी रेट के आगे एग्रीड जीपी रेट लिख दिया जाता तो फिर ट्रेंड भी ऐड नहीं करते हम, फिर हम ट्रेंड भी ऐड नहीं करते, कैलकुलेट भी नहीं करते, क्योंकि एग्री जब हो गए हम किसी पॉइंट पे तो वो फाइनल है। तो यहां पे 20% विल बी द जीपी रेट। बात क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पहले देखेंगे, 15 आप फिर अपने आप ही, ट्रेंड की बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके लिए होमवर्क में दे दिया गया है, 16 देखें। 15 के आंसर्स चाहे तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर्स नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर्स नोट कर लीजिएगा। क्या चाहिए आपको आंसर में? शॉर्ट सेल, ये तो सब निकाल ही लेंगे ना। क्लेम चाहिए, सीधा सीधा क्लेम का अमाउंट लिख लो, सीधा सीधा क्लेम का अमाउंट लिख लो। 28,125 अमाउंट ऑफ क्लेम। 28,125 अमाउंट ऑफ क्लेम। क्वेश्चन नंबर 15। किसी का आंसर नहीं आएगा देन ओनली वी विल डिस्कस दिस। 28,125 आफ्टर एवरेज क्लॉज। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। मूव ऑन 16। K Limited has insured itself under a loss of profit policy for 3,63,000. The indemnity period under the policy is of 6 months, but the actual interrupted period आग लगा 1 सितंबर को और नॉर्मल हुए 1 मार्च को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब, 6 मंथ पूरे हो गए, पूरे ले लिए सर इसने 6 मंथ। ठीक है, सेल्स, प्रीवियस ईयर का सेल्स, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट, सीधा सीधा लिख दिया सब कुछ, है ना? बताओ जीपी रेट, बताओ जीपी रेट, फटाफट फटाफट जीपी रेट। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय एनुअल टर्नओवर 18%। बढ़िया। टर्नओवर ड्यूरिंग द 12 मंथ, ये लो पिछले 12 महीने का टर्नओवर भी दे दिया इंश्योरेबल अमाउंट के लिए। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरप्शन, एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन के लिए। एक सेकेंड गाइस, होल्ड करना।
ठीक है, स्पेंड 40,000 फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग. देयर वाज अ सेविंग इन इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस, नो प्रॉब्लम. रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड कितना, 1 lakh, but for this expenditure the turnover after the date of fire would have been only 125. Reduced turnover avoided was 1 lakh, or but for this expenditure the turnover after the date of fire would only be 125. A special clause in policy that owing to the reason acceptable to the insurer under the special circumstances, increase in turnover 10% और इंक्रीज इन जीपी रेट 2%. सब कुछ एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस क्वेश्चन में, कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट दिस पॉइंट. इस पॉइंट को पढ़ो और बताओ क्या लिखा है इस पॉइंट में. ठीक है, और कोई इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लिखी हुई लाइन. रिड्यूस्ड पर अवॉइडेड इज 1 lakh, यही तो चाहिए इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का पॉइंट नंबर सी निकालने के लिए. इसके आगे जो लिखा है ना इसका कोई यूज ही नहीं है. जो आपने बोला बिल्कुल परफेक्टली बोला है. एक्सपेंसेस की वजह से तो 1 लाख रुपए की सेल हुई है, और एक्सपेंसेस नहीं होते तो 1,25,000 की सेल हुई है. तो इंटरप्टेड पीरियड की टोटल सेल 2,25,000 होनी चाहिए. ये हमें इंटरप्टेड पीरियड की सेल 2,25,000 ऑलरेडी दी हुई है. यदि ये दी हुई नहीं होती तो ये इंफॉर्मेशन से हम उस इंटरप्टेड पीरियड की सेल निकालते. बात समझ में आ रही है? वापस सुन लो. इंटरप्टेड पीरियड में मेरी कितनी सेल हुई है, 225. मान लो इक्वेशन में नहीं दी होती तो ये इस लाइन से आती कि खर्चों की वजह से तो 1 लाख रुपए बचाया हमने सेल में, मतलब सेल किया, और बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर आफ्टर द डेट ऑफ फायर वुड हैव बीन ओनली 125. मतलब खर्चे हुए इसलिए 1 लाख की सेल एक्स्ट्रा हुई, अदरवाइज 1,25,000 की ही सेल होती. तो मतलब टोटल सेल कितनी हो गई, 225. लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस 1 लाख. तो जब एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन के लिए पॉइंट नंबर सी में हमें जाना है तो वहां 1 लाख रुपीज यूज में है. तो बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस में कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ एक इस इंफॉर्मेशन की बात थी जो इस इंफॉर्मेशन का अभी के लिए इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंस नहीं है. लेकिन रेलेवेंसी हो सकती है किसी और क्वेश्चन में. यदि ये 225 यहां गिवन नहीं होता तो ये इंफॉर्मेशन हमें काम आती थी. नोट करिएगा, इस लैंग्वेज को मार्क करके समझ लीजिएगा, क्योंकि यदि किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करना रहेगा. इज इट क्लियर? अर्पित ने बोला है, सॉरी मैंने मैसेज लेट देखा बेटा, मैंने कर लिए हैं 15 बट आंसर मैच नहीं हो रहा है, 20% जीपी ही लिया है. क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अर्पित, आंसर मैच नहीं हो रहा है. 1 मिनट, दिस वन, ये आंसर मैच नहीं हो रहा है. फोर टू 10 के आंसर्स मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं क्लास में. 4 to 10 में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, और जो नहीं करवाए उनके आंसर्स ऑलरेडी लिखवा दिए हैं बेटा. तो एक बार वीडियो चेक कीजिएगा, और फिर भी यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो आई विल सेंड द आंसर्स इन ग्रुप. मैं ग्रुप में आंसर्स डाल दूंगा. वैसे मैंने करवा दिए हैं 4 to 10 क्वेश्चंस भी करवा दिए, उनके आंसर्स भी लिखवा दिए हैं. और इस 15 को
मैंने आंसर बता दिया है अमाउंट ऑफ क्लेम। यदि आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है तो एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन नंबर 15 के आपको सारे आंसर्स बोलता हूं, वेरीफाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाकी आंसर्स भी नोट करिएगा, देखते हैं कहां जाके मिस्टेक आ रही है आपके आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट सेल आया है 180, शॉर्ट सेल इज 1,80,000। Okay, do one thing. Let's do question number 15. Let's do question number 15. आ जाओ। Let's do question number 15. फटाफट से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। पॉइंट नंबर 1, जीपी रेट। जीपी रेट, जीपी रेट के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय एनुअल टर्नओवर। तो नेट प्रॉफिट इज 36,000 plus insured standing charges 72,000 divided by annual sales 6 lakh, 18% plus increase in GP rate, trend upward trend बोलते हैं इसको, 2%, total will be 20%, total will be 20%. Okay, fine. Next, शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन। शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। सेल्स लेंगे एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर की कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड गिवन है 2,25,000। यही ना, यस 2,25,000 करेक्ट। एड अपवार्ड ट्रेंड 10%, 22,500। इसे आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड सेल्स, नाम देना चाहते हैं तो इसको आप कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए स्टैंडर्ड सेल्स लेस सेल्स ऑफ डिस्ट्रप्शन पीरियड। डिस्ट्रप्शन पीरियड की सेल्स दी हमें 67,500। शॉर्ट सेल्स आ गया 1,80,000। लॉस ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट सेल पे 20%, 36,000। पॉइंट नंबर ए, लॉस ऑफ प्रॉफिट then insurable amount, इंश्योरेबल अमाउंट इंश्योरेबल अमाउंट के लिए चाहिए 12 month sales and it is given 12 month sales 6 lakh,
6 lakh, 6,60,000. Okay, where it is? I can't. Point number 10 में correct. It is 6,60,000 plus upward trend. इसमें भी लगेगा. प्रीवियस ईयर की कोई भी पीरियड की सेल लोगे तो उसमें प्रीवियस पीरियड की कोई भी सेल लोगे तो उसमें इस पीरियड में अपवर्ड ट्रेंड लगाना ही पड़ेगा. ये है एडजस्टेड एनुअल सेल्स. इंश्योरेबल अमाउंट is equal to adjusted annual sales multiply by GP rate. 1,45,200. दो इंपॉर्टेंट टर्म मिल गए हमें. एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग में एक्चुअल एक्सपेंसेस. द एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज 12,000. एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,000. बी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस. प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस का फॉर्मूला है एक्चुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेबल अमाउंट divided by insurable amount plus uninsured standing charges, and it is 6,000. एक सेकेंड गाइस होल्ड कीजिएगा. क्यों? अरे सॉरी 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 सॉरी. इंश्योरेबल अमाउंट मैंने ऊपर वाला अमाउंट देख लिया शायद. वो सेम ही आएगा. इट इज 125,200. मैंने ऊपर वाला अमाउंट देख लिया गलती से. 12,000 मल्टीप्लाई बाय 145,200 divided by 151,200. It is 11,524. 11,524. And the C is sales due to expenses multiply by GP rate. Sales due to expenses reduced turnover avoided 30,000 multiply by GP rate 20%, 6,000. Allowable least. The least one is less saving in expenses. यही कर देते हैं.
saving in standing charges. Less saving in standing charges 4,500. Claim for expenses C. क्लेम फॉर एक्सपेंसेस मिल गया हमें. फाइन. लास्टली अमाउंट ऑफ क्लेम. लॉस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए पॉइंट 136,000. Loss of expenses from C point. Total loss amount of claim, amount of loss multiply by insured amount 1,08,900 divided by insurable amount 145. Answer comes at 28,120. पॉइंट 13 का क्या करना है? पॉइंट 13 का बेटा बता दिया. पॉइंट 13 का क्या करना है? ये रहा पॉइंट 13 का ट्रीटमेंट. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 15. अब 16 आप लोग कर लीजिएगा. सेम है 16 क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम है, तो यू कैन डू दैट. 16 क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज 15. आंसर्स ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मैं आपको दे देता हूं. अमाउंट ऑफ क्लेम इज 93,750. आंसर इज 93,750. क्वेश्चन नंबर 16 अमाउंट ऑफ क्लेम इज 93,750. ठीक है, ओके. नाउ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा. क्वेश्चन नंबर 17. नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन. अपना अपना क्वेश्चन निकालें और इस क्वेश्चन को रीड करें और अच्छी तरह समझने का कोशिश करें. पहले आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रीड द क्वेश्चन एंड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के लिए आपको दिया जाता है कुछ सेकंड्स का, मिनट्स का ले लो, कुछ मिनट्स का समय. देखें क्वेश्चन नंबर 17.
A loss of profit policy was taken at 80,000. Fire occurred on 15th March 2019. An indemnity period for 3 months. Net profit कब आग लगी? 15th March 2019. Mainly this question is all about dates. ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डेट्स का गेम खेलेगा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. लेकिन वो जो डेट्स का गेम है दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग. तो वो डेट्स का गेम क्या है वो समझें. 15 मार्च 2019 को फायर लगा और 3 महीने का इंटरमिटी पीरियड रहा, हमारा इंटरप्शन पीरियड रहा. तो डेट नोट कर लेते हैं, हमें सेल्स किस पीरियड से किस पीरियड तक की चाहिए. तो पहली डेट हो गई क्वेश्चन नंबर 17, इंटरप्शन पीरियड. इंटरप्शन पीरियड है 15 मार्च 19 से 15 जून 19. ये मेरा इंटरप्शन पीरियड है. मुझे इस इंटरप्शन पीरियड की सेल चाहिएगी, यही मांग रहे हैं हम. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड भी लिख लो. कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड क्या है हमारा? 15 मार्च 18 से 15 जून 18. ये दूसरी डेट मुझे चाहिए. तीसरी डेट भी लिख लो 12 मंथ प्रीसीडिंग. अभी 12 मंथ प्रीसीडिंग कौन से होंगे हमारे? 15 मार्च 18 से 14 मार्च 19. ये कॉरेस्पॉन्डिंग 12 मंथ होंगे हमारे. डेट समझना है बस, और कुछ भी नहीं है इस गेम में. ठीक है. नेक्स्ट डेट प्रीवियस ईयर. प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. विच वन विल बी द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर है, कैलेंडर ईयर बोल रहा है क्या ये? वेरी गुड. कहां ढूंढा आपने? ओके, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है हमारा. तो ये होगा 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18. ये 4 डेट्स हमने यहां मेंशन कर लिए, 4 पीरियड बेसिकली मेंशन कर लिए. और ये 4 पीरियड मेंशन करने का पर्पस ये है कि हमें इन 4 पीरियड्स की सेल्स ढूंढ के निकालनी है. अब ये 4 पीरियड्स की सेल्स ढूंढ के निकालनी है. चलिए ढूंढने चलते हैं थोड़ा सा और सर्च अभियान शुरू करते हैं और इन 4 पीरियड्स की सेल्स देखते हैं कि कितनी है इन 4 पीरियड्स की सेल्स. आपको यहां जो सेल दी है वो सेल देखें. 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31. हमें यहां पे जो सेल दी है वो क्वार्टरली सेल दी हुई है, नॉट द एनुअल. लेकिन एनुअल सेल भी मिल जाएगी. जब मैं सारे क्वार्टरली सेल को ऐड कर दूंगा तो एनुअल सेल हो जाएगी. तो बेसिकली पहले तो मुझे यहाँ पे क्वार्टरली सेल दी गई है, एनुअल सेल नहीं दी गई है. ठीक है. अभी एक सेल तो हमें मिल गई 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18. ये रही सर वो सेल. 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 की सेल हमें यहां मिल गई. मिल गई. कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? कंफर्म है? उठा के ले लूं ये सेल एज इट इज. 142, 120, 166 ये यहां लिख देते हैं हम. 1,42,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,66,000 5,28,000. तो एक पॉइंट मिल गया हमें. पॉइंट नंबर 2, इंटरप्शन पीरियड पे चलते हैं और इंटरप्शन पीरियड की सेल ढूंढते हैं. मार्च 19 से जून 19, 15 मार्च 19 से
15 जून 19, मार्च मार्च मार्च, ये। लेकिन ये जो सेल है ये 1 अप्रैल से 30 जून है, मुझे 15 मार्च से 15 जून चाहिए। ये 1 अप्रैल से 30 जून है, मुझे 15 मार्च से 15 जून चाहिए। अब 15 मार्च से 15 जून चाहिए तो मुझे इसमें मार्च के 15 दिन लाने पड़ेंगे और जून के 15 दिन हटाने पड़ेंगे। क्लियर है ना? मुझे इसमें 1 अप्रैल से पहले के 15 दिन मार्च के 15 मार्च से 31 मार्च लाना पड़ेगा और इसमें 16 जून से 30 जून हटाना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? ये डेट्स का खेल है, इसलिए बोल रहा हूं आराम से समझें। मुझे इसमें 15 मार्च से 31 मार्च ऐड करना पड़ेगा और 16 जून से 30 जून रिमूव करना पड़ेगा। देखते हैं है क्या डेटा। ये रहा 16 मार्च से 31 मार्च, ये रहा डेटा, और 16 जून से 30 जून, ये रहा डेटा। ये तो मुझे लाना पड़ेगा और ये मुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं आप लोगों को लिखवा ही देता हूं, एक बार पूरा लिख ही लेते हैं। सेल ऑफ इंटरप्शन पीरियड, फर्स्ट अप्रैल 19 से लेके 30 सितंबर, सितंबर नहीं 30 जून 19 तक का सेल दिया हुआ है 60,000 40,000। इसमें लाना पड़ेगा 16 मार्च 19 से 31 मार्च 19 और इसमें से निकालना पड़ेगा 16 जून 19 से 30 जून 19। तो लाना पड़ेगा वो है नील और निकालना पड़ेगा वो है 6। ये आ गई आपकी 34,000 की सेल। ऑल ओके? ओके, अब चाहिए मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की सेल। यानी यही ऊपर वाला कैलकुलेशन है, लेकिन बस ईयर चेंज करना है। 1 अप्रैल 20 से 1 अप्रैल 18 से 30 जून 18, ये उठा लें। 1 अप्रैल 18 से 30 जून 18, अप्रैल से 30 जून 18, 1 लाख। इसमें ऐड करना है 16 मार्च 18 से 31 मार्च 18 और लेस करना है 16 जून 18 से 30 जून 18, है ना? मार्च 18 से मार्च 18 28,000 और जून 18 से जून 18 24,000, 1,04,000। ये आ गई उस पीरियड की सेल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हमें चाहिए 12 मंथ एनुअल सेल। जिसका पीरियड हमने ऊपर लिख दिया था, ये रहा 15 मार्च 18 से 14 मार्च 19। 15 मार्च 18 से 14 मार्च 19। 15 मार्च 18 से तो नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 18 से है मेरे पास। तो 1 अप्रैल 18 से पूरे 4 क्वार्टर उठा लो। 1 अप्रैल 18 से फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 18, फिर 1 जुलाई 18 से
30 सितंबर 18, फिर 1 अक्टूबर 18 से 31 दिसंबर 18, और फिर 1 जनवरी 19 से 31 मार्च 19। ये पीरियड उठा ले, कोई डाउट इस पीरियड में? नो उठा लो ये पीरियड फटाफट से। अप्रैल 18 से जून 18, अप्रैल 18 से जून 18, 1,20,000, 1,66,000 एंड 1,30,000। लेकिन इस पीरियड में 15-15 दिन का दो एडजस्टमेंट है। क्या हटाना है इसमें से? इसमें लाना है 15 मार्च 18 से 31 मार्च 18 तो लाना है, और 16 जून, नहीं जून नहीं, 16 मार्च 19 से 31 मार्च 19 इसमें से निकाल देना है। कोई शक? आराम से चेक कर लो, बताओ कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गई ना, क्या लाना है क्या निकालना है इसमें से? क्यों आएगा भाई? क्यों निकालेंगे जून का? आपको कहां से कहां तक का सेल चाहिए? डेट इसीलिए मैंने पहले लिखवा दी, 15 मार्च से 14 मार्च तक का, या 15 मार्च से 15 मार्च तक का। तो लास्ट वाला 15 मार्च के बाद का निकालेंगे और पहले का 15 मार्च का ऐड करेंगे, है ना? इसलिए डेट्स का ही गेम है, मैंने आपको बोला ना डेट्स का ही गेम है। डेट थोड़ा सा फोकस करो, यू विल गेट योर आंसर, सारे सब कुछ मिल जाएगा हमको। तो 15 मार्च 18 से 31 मार्च 18 या 16 लिख दो, 28,000 रुपीज तो ऐड करना है, और जीरो है नील माइनस करना है 5,44,000। 5,44,000 ये 12 महीने का सेल आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये था कि सर बिखरा हुआ है सेल्स का डेटा, और ये जो सेल डेटा हमारा बिल्कुल स्कैटर्ड है, हम वो सेल डेटा को अरेंज करके अपना रिक्वायर्ड सेल कैलकुलेट करेंगे, जहां जहां जैसा जैसा हमें चाहिए। एक बार वापस स्क्रीन वापस शो कर रहा हूं, पहले ये डेट्स वाली स्क्रीन, देन ये दो डिफरेंट सेल्स, और ये फाइनली एनुअल सेल। बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? क्वेश्चन आगे कुछ नहीं, सेल ही तो निकालने को बोला था, है ना? अब पॉलिसी अमाउंट है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी अमाउंट है 80,000, फायर अकर्ड हो गया, और हाँ नेट प्रॉफिट 56,000, और स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड 49,600, जीपी भी निकल जाएगा। एक और पॉइंट है, कुछ और समझ में आ रहा है कि इसके अंदर से कुछ और भी तो ले सकते थे सर? देखते हैं आप लोग कितना समझे हैं, क्या इसमें से कुछ और चीजें भी समझ में आ रही है क्या? सोचो कुछ और समझ में आ रहा है क्या? जीपी रेट तो निकाल ही लेंगे, यस। पिछले 16-17 की सेल क्यों दे दी सर इसने हमें? 2016 2017 की सेल क्यों दे के बैठा है सर ये? इस 2016-17 की सेल का क्या करेंगे हम? इस 2016-17 की सेल का करेंगे क्या सर? चेक करते हैं, क्या टोटल लगाते हैं, 16 17 18 टोटल लगाते हैं सर सेल का एक बार। 4,36,000, 4,80,000,
एंड इसकी तो हम लगा ही चुके थे टोटल 5,28,000। देखो क्या दिख रहा है सर, हर साल प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो अगले साल भी इंक्रीज होनी चाहिए थी ना? नहीं, क्यों नहीं हुई? कैसे बोलते हो? 19 की टोटल तो लगाओगे ही कैसे बाबू? 19 में तो आग लग गई थी, 19 में तो आग लग गई थी, और आग लगी है तो सेल तो डिस्टर्ब होनी थी 19 के अंदर। 19 में आग इस पीरियड में लग चुकी थी तो इस पीरियड की सेल कम हो गई है। ये पूरा पीरियड आग में चला गया तो इस पीरियड की सेल ऑलरेडी कम होनी चाहिए थी। इसमें से भी 15 दिन आग में चले गए तो इस पीरियड की भी सेल कम होनी चाहिए थी। नहीं, इस पीरियड में आग नहीं थी, हाँ ये 2 पीरियड में नहीं थी, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये फायर के बाद का मैटर हो गया। तो आग लग गई वहां पे तो, लेकिन बिफोर दैट देखते हैं तो सेल्स में इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है अप्रोक्सीमेट? बिल्कुल सही अर्पित, यही पहचानना था। अब देखो 16-17 का इंक्रीज कितना हो रहा है सर? 24,000 नहीं 44,000 44,000 की सेल इंक्रीज हुई है। इन दोनों में 44,000 इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज निकालता हूं, 44,000 डिवाइडेड बाय 4,36,000, प्रीवियस ईयर पे निकलती है परसेंटेज हमेशा। अप्रोक्सीमेट 10% इंक्रीज हुआ है, अप्रोक्सीमेट 10% का इंक्रीज हुआ है। यहां से यहां चेक करो, एग्जैक्टली यहां पे भी 10% का इंक्रीज आ रहा है। इस साल से इस साल में भी 10% का एक नोट बना दीजिएगा। एज देयर इज अ ट्रेंड ऑफ increasing upward trend in the sales from 16 to 17, 17 to 18 on an average 10%। एक सेकेंड गाइस, देयर इज एन इंक्रीज, तो लिखें देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, there is an increasing trend in sales from 2016 to 17 and 17 to 18 on an average 10%, on an average 10%. So we are assuming same upward trend, we are assuming same upward trend for 2019। ठीक है, तो सेल्स में एक अपवर्ड ट्रेंड आ गया 10% का। क्लियर? नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन। अभी और कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, एवरी पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। So it's your question number 17, and again
आंसर की डिमांड आती है तो आंसर नोट करवा देता हूं, कंप्लीट करके आंसर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, अभी मेरे पास इसका आंसर अवेलेबल नहीं है, तो आई विल लेट यू नो लेटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17, इसको कंप्लीट करके रखिएगा। वी विल वेरीफाई द आंसर, वी विल वेरीफाई द आंसर। जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट क्लास में उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 22, नो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे आइएगा और इसे भी मार्क कर लीजिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसा अभी हमने ये किया 17, exactly 18 is similar to that question, sorry 23 is similar to that question number 23, exact same concept पे ही है। अब हमारे पास 20, 18, 19, 20, 21, 22 5 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, और ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर एक छोटा सा, हर क्वेश्चन में एक छोटा छोटा नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा। तो यहाँ एक बार 23 को देख लीजिए कि सेम कॉन्सेप्ट पे है, कोई डाउट तो नहीं है 23 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार चेक कर लीजिए, किसी को उसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। सेम है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली सेम है। लेट मी सी, okay, I can give you the answer of 23, I can give you the answer of 23. Amount of claim is 6739, अमाउंट ऑफ क्लेम कम्स एट 6739। तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को तो आप करके आंसर चेक कर ही सकते हैं, और 17 को भी आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास रिमेनिंग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, प्रोबेबली इट विल टेक वन मोर क्लास ऑफ 2 आवर्स अप्रॉक्स, उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके देन बाय, सी यू, थैंक यू।